फैजुल हक अल्लाह के इन चंद एक बंदों में से था जिन्हें मैं बाकी उम्र भूल नहीं सकूंगा। मलाया में मेरा इरादा था कि मैं इसके पास जाता रहूंगा और इससे दीनी तालीम दूंगा, लेकिन मैं एक ही बार जा सका क्योंकि मलाया के हालात अचानक पलटा खा गए थे। फैजुल हक की एक पेशनगोई फौरन ही पूरी हो गई। उसने कहा था कि जिस तरह जापानी फौज आसमानी आफत बनकर अंग्रेजों और बुलंदेजियों पर गिरी थी, इसी तरह जापानी फौज पर भी ऐसी आफत गिरेगी। वो इसे आसमानी आफत समझेंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीनी हज़रात, आपकी खिदमत में पेश की जा रही है अनायतुल्लाह अत्तमश की जंगी सरगुज़श्त मंजिल और मुसाफिर किस्त नंबर 63। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अब जापानी बर्मा से अपनी पसपाई को हमसे नहीं छुपा सकते थे। कवालालंपुर में जापानी की जो फौज थी, इसमें हमें भगदड़ सी मची नजर आने लगी थी। एक या दो यूनिटें थोड़े से नोटिस पर तैयार होती और इन्हें रेलगाड़ी पर सवार कर दिया जाता था। उसी रोज़ या अगले रोज़ एक दो यूनिटें नई वहाँ पहुँच जाती थी। जापानी अफसरों को मैंने एमरजेंसी की हालत में भागते दौड़ते देखा। फसीर ने मुझे अंदर की खबरें सुनाई थी कि जापानी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाकर बर्मा से पसपा हुए हैं और मलाया में कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये कोशिश कामयाब होती नज़र नहीं आती। एक खबर यह भी सुनी कि अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी की बहरी जंगी जहाज़ बड़ी तेज़ी से बर्मा की तरफ मलाया और सुमात्रा की तरफ से बढ़ रहे हैं। मालूम नहीं अफवाह थी या सही खबर के इन बहरी जहाज़ों ने साहिल से गोलाबारी भी शुरू कर दी थी। मैंने पिछले बाब में तफसील से बताया था कि जापानियों ने मलाया और सिंगापुर पर किस तरह फतह किए थे और अंग्रेज़ों की फ़ौज ने किस तरह हथियार डाले थे। अब अगर मैं तफसील सुनाने लगूं कि इत्तहादियों यानी अमेरिका और बरतानिया ने किस तरह जवाबी हमला किया और किस तरह मलाया तक पहुंचे, तो बात बहुत लंबी हो जाएगी और हो सकता है कि कुछ सामीन कराम इसमें बुरियत महसूस करें। मैं इस जवाबी हमले की बात मुख्तसर करूंगा। मैं ये नहीं बता सकता कि इंडियन नेशनल आर्मी, जिसकी नफरी 25,000 बताई गई थी, कहाँ कहाँ बिखरी पड़ी थी और इससे क्या काम लिया जा रहा था। मैं सिर्फ अपनी बटालियन का जिक्र करूँगा क्योंकि बात वही अच्छी लगती है जो अपनी आंखों ने देखी हुई हो। एक रोज़ जापानी अफसरों ने हमसे तकरीबन 100 जवान मुंतखब करके अलग कर लिए। इनमें मुझे और फसी अहमद को भी शामिल कर लिया गया। हमें कुछ दूर ले जाकर अलग बारकों में रखा गया और हमें बता दिया गया कि हमें कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी और हम दुश्मन यानी अंग्रेज़ों और अमरीकियों की फ़ौज के मोर्चों के पीछे जाकर हमला करेंगे। आम फहम जुबान में यूँ कह लें कि हमें शब खून और छापा मारने की ट्रेनिंग देनी थी। आईएनए को जंग में यूँ झोंकने की एक वजह तो ये हो सकती थी कि जापानियों की हालत कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई थी और इन्हें कुमक नहीं मिल रही थी। दूसरी वजह यह हो सकती थी कि जापानियों ने आईएनए की 25,000 नफरी को 2-2.5 साल राशन खिलाया था और इसकी टहल सेवा की थी। अब जापानी इससे अपना हक वसूल करना चाहते थे। जंग के बहुत बाद जब मैंने जंग अजीम की किताबें पढ़नी शुरू की थी तो मुझे पता चला था कि जापानियों की हालत क्या हो गई थी। बहरुल काहिल में बेअंदाज जजीरे थे जिनमें कुछ छोटे और बड़े और कुछ बहुत ही वसी व अरीज थे। इनमें फिलिपाइन भी एक जजीरा था जो एक मुल्क है। ऐसे बेशुमार जजीरे बहरुल काहिल में फैले हुए हैं। जापान ने अपनी नेवी और नेवी के त्यारा बरदार बहरी जहाज़ों से इस कदर अचानक और तेज़ हमला किया था कि रास्ते में आने वाला हर जजीरा जापान की झोली में गिरता चला गया। जापानी नेवी और फौज ने पूरे का पूरा फिलिपाइन भी ले लिया और इस पर बाकायदा काबिज हो गई। इसी तरह सारे जजीरों पर काबिज होते ही जापानी नेवी मलाया और फिर बर्मा तक पहुँच गई थी। इधर अंग्रेज़ों ने अमरीकी फ़ौज की मदद से बर्मा पर जवाबी हमला किया और बर्मा से जापानी फ़ौज को भगा दिया। उधर अमरीका ने अपनी तमाम तर नेवी बहरुल काहिल में फैला दी और एक तरफ से जजीरों पर हमले करना शुरू कर दिए और खूरेज लड़ाइयों के बाद जापानियों से जजीरे छीन लिए। अमेरिका ने फिलिपाइन पर हमला करके वहां जापानियों को शिकस्त दी और इनसे हथियार डलवाए। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात सुनाता हूँ जिसे आप कुदरत का खेल कह सकते हैं। मैंने पिछले बाब में बताया था कि सिंगापुर और मलाया में अंग्रेज़ों की जो फौज थी, इसका कमांडो जनरल परसुएल था। इसने जापानियों के आगे हथियार डाले और जंगी कैदी बन गया था। इसकी 85,000 फौज जापानियों के हाथों जंगी कैदी बनी थी। अमेरिका ने जवाबी हमला करके फिलिपाइन पर कब्जा कर लिया और वहाँ जो जापानी फौज इससे हथियार डलवा लिए। एक जापानी जर्नल ने सरेंडर के कागजात पर दस्तखत किए थे। मालूम हुआ कि मलाया और सिंगापुर वाला अंग्रेज़ जनरल परसिवल फिलिपाइन में एक कैदी कैंप में था। उसे कैदी कैंप से निकालकर जापानियों के सरेंडर की तकरीब में शामिल किया गया और इसने जापानी जर्नल से सरेंडर के कागजात पर दस्तखत करवाए थे। यानी एक जंगी कैदी ने फातेह फौज के जर्नल से हथियार डलवाने की रस्म पर उसके दस्तखत करवाए। बहरुल काहिल में जब अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिका की नेवी और जापान की नेवी के दरमियान जो बहरी जंग लड़ी गई थी, वो जंगों की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा होलनाक जंग थी। जापान की फ़ौज इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ज़्यादा इसने नेवी तैयार कर रखी थी। इसमें कई एक त्यारा बरदार बहरी जहाज़ थे।
अमेरिका की नेवी भी कुछ कम ना थी, इसमें भी तैयारा बरदार जंगी जहाज़ थे। अगर आप इस बहरी जंग की तफसीलात पढ़ें तो इसमें आपको कुछ दिलचस्पी भी मिलेगी। बहरी जहाज़ बहुत दूर दूर से एक दूसरे पर गोले बरसाते थे, इतनी दूर से कि अक्सर औकात पता ही नहीं चलता था कि वो जिस बहरी जहाज़ पर गोले फायर कर रहे हैं वो कहीं अपना ही ना हो। अमेरिका की नेवी के बाज़ जहाज़ रात भर गोले बरसाते रहे और इस गोलाबारी में एक दो जहाज़ इधर के और एक दो उधर के तबाह हो गए। सुबह मालूम हुआ कि उधर भी अमेरिका ही के बहरी जहाज़ थे। वो एक दूसरे को जापानी समझकर गोलाबारी करते रहे और अपने ही जहाज़ों को तबाह करके डुबोते रहे। दोनों तरफ बहरी जंगी जहाज़ों में ही फौज होती थी। जब जजीरे पर हमला किया जाता तो वहाँ पहले नेवी साहिल के करीब जाकर गोलाबारी करती थी और फिर जहाज़ों में से फौज को उतार दिया जाता जो जजीरों में जाकर जंग लड़ती थी। चूँकि अमेरिका की नेवी सारे बहरुल काहिल में फैल गई थी और अमेरिकी फौज जिसे मेरिन कहा जाता था कई एक जजीरे ले लिए थे, इसलिए जापान के लिए मशरिक़ बीद यानी मलाया बर्मा को कुमक देना नामुमकिन हो गया था। यही वजह थी कि जापानियों को बर्मा से पसपा होना पड़ा और मलाया में जमकर लड़ना भी इनके लिए आसान नहीं रह गया था, क्योंकि इनके पास नफरी की भी कमी हो गई थी और रसद की भी। इन्हें एमुनेशन भी कम पड़ता नजर आ रहा था। रसद के तमाम रास्ते बंद हो गए थे। अमेरिकियों ने जो जजीरे जापान से छीन लिए थे वो आसानी से अमेरिका के हाथ नहीं आए थे। जापानियों ने हर जजीरे में ऐसा जमकर मुकाबला किया कि अमेरिका की जिस नफरी ने हमला किया था वो आधी से भी कम रह गई। अमेरिका को ये सहूलत हासिल थी कि उसके पास बमबार तैयारे खासे ज़्यादा थे। वो इतनी ज़्यादा बमबारी करते थे कि जो लगता था कि ये पूरा जजीरा समंदर में डूब जाएगा। यहाँ मैं सिर्फ एक बड़े जजीरे की थोड़ी सी बात सुनाऊंगा। इस जजीरे का नाम गुडाल किनाल है। इस पर अमेरिकियों ने यूँ हमला किया कि इसके बहरी जहाज़ों ने साहिल के करीब आकर जजीरे पर गोलाबारी की और ऊपर से बमबार तैयारों ने बेपना बमबारी की। यूँ लगता था जैसे इस जजीरे में कोई इंसान, कोई हैवान और कोई परिंदा भी जिंदा न रह गया होगा। तब बहरी जहाज़ों से फ़ौज को साहिल पर उतारा गया। फ़ौज जंगी अंदाज और तरतीब से जजीरे के जंगलात में दाखिल हुई और इस तवक्को पर दाखिल हुई थी कि एक भी जापानी सिपाही जिंदा नहीं होगा। पता चला कि जापान की फ़ौज का हर जवान जिंदा बेदार है और वो किसी अमरीकी को इस जजीरे में जिंदा नहीं रहने देगा। जापानी फ़ौज ने ऐसी बेजिगरी से और ऐसे शदीद जज्बे से हमला रोका कि अमरीकी फ़ौज को बेपना जानी नुकसान होने लगा। थोड़े से वक्त में अमरीका की फ़ौज की हालत ऐसी हो गई जैसे जापानियों ने इसका कत्लेआम किया हो। अमेरिका के अखबारी रिपोर्टर और फोटोग्राफर अपनी फ़ौज के साथ थे। जिंदा कौमें जो जिंदा रहना चाहती हैं अपने अवाम को धोखे में नहीं रखा करती, इसलिए इनके अखबारों और अखबारी रिपोर्टरों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती थी, ना वो दस्तूर ज़ुबाबंदी के पाबंद होते थे। रिपोर्टरों ने अपने अपने अखबारों को इस हमले की सही खबरें भेजी तो अमेरिका के अखबार और अवाम तड़प उठे। जंगी मुबसरों ने इस हमले के जर्नेल पर शदीद नुक्ताचीनी की और अखबारों ने एडिटोरियल लिखे कि हमला बड़े ही नाकिस तरीके से किया गया था और इसके नतीजे में अपनी फ़ौज को मरवाया गया है। किसी ने लिखा कि तैयारों से बमबारी बहुत थोड़ी की गई या गलत जगहों पर की गई और किसी ने लिखा कि नेवी ने गोलाबारी सही तौर और पूरी तरीके से नहीं की, वगैरह वगैरह। मुख्तसर ये कि इतने ज़्यादा जानी नुकसान पर अमेरिका में अपने जर्नेलों और हाई कमांड के खिलाफ बहुत ही एहतजाज किया गया। वहाँ की कमांड में रद्दोबदल किया गया और एक कुमक भेजी गई। असरेनो बमबार तैयारों से बमबारी और बहरी जहाज़ों से गोलाबारी की गई और पहले से ज़्यादा जंगी ताकत से फ़ौज ने हमला किया। जापानियों ने इस हमले का भी मुकाबला पहले की तरह किया और अब दोनों तरफ बेअंदाज जानी नुकसान हुआ। अमरीकी फ़ौज को ऐसी मुश्किलात का सामना हो जैसे वो इस जजीरे से जापानियों को नहीं निकाल सकेगी। 2.5-3 महीनों की बड़ी ही खूंरेज़ लड़ाई के बाद जापानी हिम्मत हार बैठे, जिसकी वजह यह थी कि उनका बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो गया था और इन्हें कहीं से भी कुमक नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि उनके पास राशन भी नहीं रहा था। लेकिन जापानियों ने हथियार न डाले, इसके बजाय उन्होंने खुदकुशी का सफ़र शुरू किया। मैंने वापस आकर एक अमरीकी जंगी वकायनकार की किताब पढ़ी थी जिसमें उसने इस जजीरे की लड़ाई का आंखों देखा हाल पूरी तफसील से लिखा था। यह वकायनिगार अमेरिका की हमलावर फ़ौज के साथ इस जजीरे में गया था। उसने लिखा कि अमेरिका की फ़ौज आगे बढ़ती गई और जापानियों के दिफाई मोर्चों से फायर आता रहा जो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और कुछ देर बाद फायर इतना कम हो गया कि इक्का दुक्का गोली फायर होती थी। अमेरिकी फ़ौज जिनमें जापानी मोर्चों में जाते वहाँ इन्हें जापानियों की लाशें ही मिलती थी। इनमें से ज़्यादातर गोलियों से मरे थे और जिन्हें गोली नहीं लगी थी उन्होंने अपनी संगीनी राइफलें उतार कर अपने दिल में उतार ली थी। हथियार डालने के बजाय उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। सिर्फ वो चंद एक जापानी जंगी कैदी बनाए गए जो शदीद ज़ख्मी हालत में बेहोश पड़े थे। इनसे कुछ बातें मालूम हुई कि इनकी फ़ौज ने फैसला कर रखा था कि शिकस्त की सूरत में ज़िंदा रहने वाले खुदकुशी कर लेंगे। अमरीकी दस्ते आगे बढ़ते गए। अब आगे से एक भी गोली नहीं आ रही थी। एक जापानी सिपाही एक मोर्चे से निकला। उसके हाथ में राइफल या मशीन गन नहीं थी। मोर्चे के आगे मिट्टी का ढेर था। यह जापानी इस ढेर के ऊपर चढ़ गया। तब देखा कि उसके हाथ में एक ग्रेनेड था।
उसने अपनी स्टील हेलमेट उतारी और ग्रेनेड से पिन निकालकर ग्रेनेड अपने सर पर रखा, फिर स्टील हेलमेट सर पर रख लिया। 4-5 सेकंड बाद ग्रेनेड फटा और यूँ मालूम हो जैसे ये जापानी सिपाही हवा में तहलील हो गया हो। इसके जिस्म के टुकड़े ऊपर को भी गए और दाएं बाएं और पीछे को भी। आगे एक जमींदोज जगह बनाई गई थी। ये कमरा था जो इस डिवीजन के जनरल का हेडक्वार्टर था, जो जजीरे के दिफा में वहाँ मौजूद था। मालूम हुआ कि जनरल ने जब देखा कि अब हमलावरों को रोका नहीं जा सकता और हथियार डालने पड़ेंगे, तो इसने अपने सारे अफसरों को बुलाया और बाकायदा तकरीब मुनक्किद करके एक लंबा खंजर अपने दिल में उतार लिया। इसके बाद तमाम अफसरों ने अपने अपने खंजर अपने दिलों में उतार लिए। ये दरअसल खंजर नहीं, एक छोटी सी तलवार होती है जिसे सैर कहते हैं। जब अमेरिकी फौजी जजीरे के आगे वाले साहिल पर पहुंचे तो एक अजीब मंजर नजरों में आया। जापानी फौजी जो जिंदा रह गए थे वो समंदर में उतर गए थे, लेकिन उनमें से एक भी तैरने की कोशिश नहीं कर रहा था। इस जंगी बकाया निगार ने अपनी आंखों से देखा कि सैकड़ों जापानी सिपाही चलते चलते समंदर में दाखिल हुए और चलते गए और पानी ऊपर ही ऊपर आता गया, हत्ता कि पानी उनके मुंह तक आ पहुंचा और फिर वो सब समंदर में गायब हो गए। ये उन्होंने एहतजाजी खुदकुशी की थी। मैंने पिछले किसी बाब में बताया है कि जापान के फौजी बड़े फ़ख्र से खुदकुशी करते थे और ख़ुदकुशी करते वक्त अपने बादशाह का नाम लेते थे, यानी ये कि मैं शहनशाह जापान के नाम पर अपनी जान दे रहा हूँ। इस तरह 4-5 और बड़े जजीरों में जो जर्नेलों ने और ब्रिगेड कमांडरों ने और यूनिट कमांडरों ने भी खुदकुशी की थी। फ़ौज में भी इज्तिमाई खुदकुशी की। जो जवान खुदकुशी करते थे इनकी तादाद ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि इतनी बेजिगरी से लड़ते थे कि लड़ते हुए भी मारे जाते थे। यूँ खुदकुशी कर लेने से ये जाहिर होता है कि इन लोगों में अपने मुल्क की बेपनाह मोहब्बत थी और वो कौमी खुददारी और कौमी वक़ार पर अपनी जानें कुर्बान करना मामूली बात समझते थे। जहाँ तक इस जज्बे का ताल्लुक है वो तो काबिल दाद है, लेकिन ये फ़ौजी नुक्ता निगाह से एक अहमकाना फ़ेल है। इसका नतीजा जापानियों ने जंग में ही देख लिया। वो इस तरह के इनकी फ़ौज की नफरी बड़ी तेज़ी से कम होती गई और नौबत यहाँ तक पहुँची कि कुमक का सवाल ही ख़त्म हो गया। उसकी सबसे बड़ी सज़ा इन जापानी फ़ौजियों को मिली जो मलाया, स्माट्रा, जावा वगैरह के इलाकों में लड़ रहे थे। वो तो अब दिफाई जंग लड़ रहे थे और इनकी शिकस्त यकीनी हो गई थी, क्योंकि इन्हें कुमक नहीं मिल रही थी और रस तक से महरूम हो गए थे। एक तरफ से अमरीकी नेवी दंदनाती चली आ रही थी तो दूसरी तरफ से बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी साहिलों तक आ गई थी और इनकी तोपों के गोले मुल्क के अंदर गिर रहे थे। अब मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मैं बता रहा था कि हमें जापानियों ने कमांडो ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। ये ट्रेनिंग बड़ी ही सख्त थी। रातों को सोने भी ना देते थे। रातों को जागना, भूख और प्यासे रहना भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल था। हाथों में राइफल या कोई गन पकड़ के कोहनी और पेट के बल एक मील रोजाना रेंगना एक मामूल बन गया था। हमें पत्थरों और कांटों पर भी रेंगने की मशक करवाई जाती थी। दरख्तों पर बंदरों की तरह चढ़ने की और दरख्तों से कूदने की ट्रेनिंग भी दी गई। 7-8 कदम लंबी चौड़ाई में आग जलाकर हमें कहा जाता था कि इसमें से दौड़कर गुजरो। दलदल में से गुजरना भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल था। 15-20 रोज़ गुजर गए तो मुझे अपने मुतल्लिक ये शक होने लगा कि मैं इंसान नहीं जंगल का जानवर बन गया हूँ। अपना जिस्म अपना नहीं लगता था। कभी तो यूँ महसूस होता जैसे दिमाग और जिस्म का रिश्ता टूट गया हो। जिस्मानी तौर पर मैंने अपने आप में ये तब्दीली देखी कि जिस्म फुर्तीला हो गया था और फारिग रहकर जिस्म पर जो चर्बी चढ़ती जा रही थी वो ख़त्म हो गई थी। ये तो जिस्म की बात थी। कभी अपना जिस्म देखकर थोड़ी सी खुशी होती थी कि मैं जिस्मानी तौर पर स्मार्ट हो गया हूँ, लेकिन ज़हनी तौर पर मैं ठीक नहीं था और मेरा दोस्त फसी अहमद भी ज़हनी तौर पर परेशान था। इस परेशानी का जिक्र पहले हो चुका है। अब ये परेशानी इसलिए बढ़ गई थी कि हमें अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ जापानियों लड़ाना था और ये सूरत हाल थी कि जापानियों के मुकद्दर में शिकस्त लिख दी गई थी। मैं और फसी कहीं फारिग बैठते तो अक्सर इस मसले पर बातें किया करते थे। हमें ये नज़र आ रहा था कि हम इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए पकड़े जाएंगे तो हमें सीधी सज़ाए मौत मिलेगी। हमारे पास इस मसले का कोई हल नहीं था, न हम पेशगोई कर सकते थे कि क्या होगा। आखिर हम अपने आप को और अपनी किस्मत को अल्लाह के हवाले करके दिली दिल में दुआ किया करते थे कि जो हो सो हो, हमारी बेहतरी के लिए हो। 1.5-2 महीनों बाद हमें एक रोज़ ट्रकों में बिठा दिया गया। हमारे साथ मुख्तसर सा सामान था, मसलन 3-3 कंबल, हथियार और एमुनेशन का अच्छा खासा ज़ख़ीरा 2 ट्रकों पर लादा गया था। हम जो हिंदुस्तानी थे हमारी तादाद 100 थी और हमारे साथ 100 जापानी फ़ौजी थे, वो भी शायद कमांडो थे। ट्रक चल पड़े और शहर से निकल गए। मैं इन इलाकों से तो वाकिफ़ था ही नहीं कि आज बता सकता कि हमें कहाँ कहाँ ले जाया गया। मैं इतना बता सकता हूँ कि हम शुमाल मगरिब की तरफ जा रहे थे और उस तरफ बर्मा था और रास्ते में सियाम आता था जो आजकल थाईलैंड कहलाता है। 1:30-2 बजे का वक्त होगा। हम घने जंगल में जा रहे थे। एक जगह ये कानवा रुक गया
और हमें डब्बों का राशन खाने को दिया गया। मालूम नहीं ये क्या क्या था। भूख लगी हुई थी, इसे जो कुछ भी था खा लिया। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जापानी फौज राशन की शदीद किल्लत महसूस करने लगी थी। सिपाहियों के लंगर में भी एक वक्त के लिए खाना भी नहीं पकता था और इस सूरत में सिपाहियों को इमरजेंसी राशन दिया जाता था। हमें भी रास्ते में यही इमरजेंसी राशन दिया गया। ये जापानी तो शायद शौक से खाते होंगे, हम हिंदुस्तानियों ने इसलिए खा लिया कि भूख लगी हुई थी और पेट में कुछ ना कुछ डालना ही था। हमारा कानवाय फिर चल पड़ा और शाम गहरी हो गई तो छोटी सी एक छौनी में जा रुका। हमें ट्रकों से उतारा गया और रात इस छौनी में गुजरी। रात को भी हमें इमरजेंसी राशन दिया गया। सुबह जागे ही थी कि हवाई जहाज़ों की गूंज सुनाई देने लगी जो आगे ही आगे बढ़ती आई और गरज की सूरत इख्तियार कर गई। फौरन ही बाद इस कदर ज़ोरदार धमाके हुए कि हमारी बार हिल गई और ज़मीन कांप उठी। समझने में देर न लगी कि हवाई जहाज़ बमबारी कर रहे हैं। ज़मीन से मशीन गनें इन पर आग उगलने लगी। बाहर इस कदर भागदौड़ बर्पा होगी जैसे क़यामत आ गई हो। हम सब बार से निकलकर बाहर चले गए और जहाँ कहीं खुदी हुई खंदक नजर आई इसमें घुस गए, लेकिन वहाँ कोई महफूज पनाह नहीं थी। साफ जाहिर था कि हवाई जहाज़ इत्तेहादियों यानी अमरीका और अंग्रेज़ों के हैं। खंदक से मुझे आसमान का मंजर नजर आ रहा था। बमबार हवाई जहाज़ घूम घूम कर आते और बम गिराते थे। इन तैयारा शिकन मशीन गन्ने और तोपें फायर कर रही थी। तोपों के गोले ऊपर जाकर फटते थे, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा फायर की परवाह न करते हुए हवाई जहाज़ बम गिरा रहे थे। मेरा ख्याल है कि आधा घंटा बमबारी हुई होगी और फिर मैंने जहाज़ों को जाते देखा। वहाँ एक जगह एमुनेशन स्टोर किया हुआ था। अच्छा खासा ज़ख़ीरा था। एक बम एन इसके ऊपर गिरा और फिर जो धमाका हुआ तो यूँ लगा जैसे मैं इस जहान से उठकर अगले जहान में पहुँच गया हूँ। इस ज़ख़ीरे में तोपों और टैंकों के गोले भी थे जो मुसलसल फट रहे थे। ये धमाकों का ऐसा सिलसिला था जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा था। गोले ज़रा ऊपर जाकर फटते और उनके टुकड़े दूर दूर तक फैलते और गिरते थे। हवाई हमला ख़त्म हुआ तो एक और भागदौड़ शुरू हो गई। बाज़ जगहों पर आग लग गई थी। इस आग पर काबू पाना था और फिर ज़ख्मियों को उठाना था। हम जो इस हमले में ठीक ठाक रहे थे उठकर जापानियों के साथ भागदौड़ करने लगे। मैं पहली बार जंग की ये क़यामत देख रहा था। बर्मा फ्रंट पर एक झलक देखी थी, लेकिन ऐसी नहीं। वहाँ से तो मैं भगोड़ा हो आया था, लेकिन यहाँ से भगोड़ा होना मुमकिन नहीं था। अगर हो भी जाता तो कहाँ जाता। इस बमबारी में जापानियों का बेतहाशा नुकसान हुआ था। इत्तेहादी हवाबाजों ने बिल्कुल ठिकाने पर बमबारी की थी। मैंने बाज़ जापानी देखे जिनके जिस्म आधे रह गए थे। किसी की टांग नहीं थी और किसी का बाजू नहीं। मैंने ऐसी लाशें भी देखी जिनके सर गायब हो गए थे या गर्दनें ज़रा ज़रा सी जिस्मों के ऊपर साथ जुड़ी रह गई थी। पेट भी चाक देखे जिनमें से अंतड़ियाँ बाहर निकल आई थी। बेशुमार ज़ख्मी बेहोशी की हालत में थे। जिन्हें ज़रा कम ज़ख्म आए थे और वो होश में थे, वो अपने आप को दहशत ज़दगी के आलम में घसीट रहे थे। हम जो जिंदा और ठीक ठाक थे इन कटीपटी लाशों को और बेहोश ज़ख्मियों को उठा उठाकर एक जगह इकट्ठा करने लगे। मेरी वर्दी खून से लाल हो गई। ज़हन और दिल पर जो असर वो अलग था। कभी तसव्वुर में भी नहीं आता था कि मैं ये काम करूँगा। ये मजबूरन और हुक्मन करना पड़ा। इसके साथ ये ख्याल भी आता था कि एक रोज़ मेरा जिस्म भी इस परदेसी ज़मीन पर पड़ा होगा और न जाने कितने टुकड़ों में कट चुका होगा। दिल पर ऐसी गिरफ्त आई कि मुझ पर घबराहट तारी हो गई। मैं फसीह अहमद को ढूंढने लगा। इतना मुझे यकीन था कि वो जिंदा और सलामत है, लेकिन मालूम नहीं कहाँ चला गया था। बड़ी मुश्किल से वो मुझे नजर आया और मैं दौड़कर उस तक पहुंचा। मैं जो इतना दिलेर जवान था, दहशत से बुज़दिल बन गया था। मेरी उस वक्त ये ज़रूरत थी कि फसीह अहमद मेरी दिलजोई करे, लेकिन वो खुद मेरी तरह दहशत ज़दा और जज्बाती हो गया था। जहाँ छोटी सी छावनी थी और जापानी फौजियों की गहमा गहमी थी और यहाँ हर तरफ ज़िंदगी रवा थी। सिपाही एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे और हम जो थोड़ी देर पहले जागे थे और ये सोच रहे थे कि आज का दिन न जाने कैसा हो, और किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि अचानक मौत यूँ हम पर झपट पड़ेगी। जहाँ कुछ देर पहले ज़िंदगी सरगर्म अमल थी, वहाँ अब खून ही खून था और कच्ची ज़मीन में इस खून को खुश कर रही थी। वो ज़मीन तो यूँ लगता था जैसे इंसानों के खून की प्यासी हो। ये दरअसल जापानियों के पिछले मोर्चे थे। यहाँ से अगले मोर्चों को कुमक भेजी जाती थी, लेकिन जापानियों के दुश्मन ने इस कुमक को और पिछले मोर्चों को तबाह बर्बाद कर दिया, जिससे अगले मोर्चों की कमर ही टूट गई। ये इस महाज का एक छोटा सा हिस्सा था। मैं जानता था कि ये दिफाई महाज या दिफाई मोर्चे दूर तक फैले हुए हैं। अगर इत्तेहादी बमबारों ने इस हिस्से को तबाही पहुँचा दिया है तो उन्होंने तमाम मोर्चों का यही हशर किया होगा। हम अगले मोर्चों से ज़्यादा दूर नहीं थे। रात को हमें तोपों की दूर की धमाधम सुनाई देती रही। ये धमाके जापानी तोपों के थे और ये देहाती तोपों के भी। ग़ालिबन 3 बज रहे थे जब हमारा जापानी अफसर दौड़े आए और उन्होंने हमारे हवालदारों को जापानी ज़बान में कहा कि तमाम कमांडो और जवानों को गाड़ियों में बिठाओ और इससे पहले ये अपनी वर्दी उतार कर दूसरी पहन ले। हमारे ये दोनों हवालदार कुछ ज़्यादा अरसे से जापानियों के साथ थे। वो इनकी ज़ुबान समझ लेते थे। हमें हुक्म मिला। हमने बड़ी तेज़ी से खूनालूद वर्दियाँ उतारी और एक जोड़ा वर्दी का जो हमारे साथ था वो पहन लिया। हमें ना खाने को कुछ दिया गया, ना में हाथ मुंह धोया गया। सामान लपेटा, हथियार उठाए और दौड़कर ट्रकों में बैठ गए।
अब हमें ट्रकों में इस तरह न बिठाया गया जिस तरह यहाँ तक पहुँचे थे। एक एक ट्रक में 15-20 से ज़्यादा जवानों को बिठाया गया। बड़ी खुली जगह थी, लेकिन अब एक एक ट्रक में 30 से 40 तक जवान भर दिए गए, क्योंकि हमारे कानवे के कुछ ट्रक बमबारी से तबाह हो गए थे और यही 3-4 ट्रक बाकी रह गए थे। पता चला कि 4-5 कमांडो भी बमबारी में मारे गए हैं। हमारा ये छोटा सा कानवे चल पड़ा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अनायतुल्लाह तमश की ये जंगी दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में। देखते रहिए प्लान बी की जासूस सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।